ने बोला कि दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। इसको हमने डिफाइन किया फाई इक्वल टू बी डॉट ए से, है ना। और अगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो हमने फ्लक्स लिखा फाई इक्वल टू इंटीग्रल बी डॉट डी ए। एक छोटे से एरिया से फ्लक्स कैलकुलेट करके उसे हमने इंटीग्रेट कर दिया। फिर हमारे लेंस लॉ पे हमने बात करी कि क्या वेरिएशन इन फ्लक्स करंट प्रोड्यूस कर सकता है किसी लूप में। तो यस, हमने बोला बिल्कुल कर सकता है। उसका डायरेक्शन दिया था लेंस लॉ से, और हमने बोला था कि वो जो करंट प्रोड्यूस होता है वो इस तरीके से प्रोड्यूस होता है कि जो उसका कॉज है वो उसी को अपोज करेगा, है ना। उसे पैदा करने वाले को ही वो नष्ट करने की कोशिश करेगा। ये बात हमने करी थी। तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, इस बारे में। तो वहां काम आता है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या कहता है कि भैया अगर आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में लेट्स से एक लूप रखा हुआ है, दिस लूप इज कंडक्टिंग लूप, जिसे आप कॉइल भी कह सकते हैं। तो एक कंडक्टिंग लूप आपने यहाँ रखा हुआ है, और आप इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने से क्या होगा, पता है लेंस लॉ की वजह से हम कह सकते हैं कि इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा वो इस तरीके से होगा कि वो इस इंक्रीज होते हुए मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को अपोज करेगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इंक्रीज हो रहा है तो करंट ऐसा प्रोड्यूस होना चाहिए कि इसको अपोज करे, मतलब करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए वो बाहर आना चाहिए। तो ऐसा कब हो सकता है, जब करंट यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना शुरू करे। तो इस तरीके से यहाँ पे करंट चल रहा है। और हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे करंट चला है, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई इंड्यूस्ड यहाँ रखी है, तो हर एक कंडक्टर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। तो मैं इस पूरी कॉइल को इस तरीके से बना सकता हूँ कि इस कॉइल का अपना एक रेजिस्टेंस है। इस कॉइल में इस डायरेक्शन में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आया होगा ऐसा, जिसकी वजह से इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ होगा, है ना। इस हमने बोला गया ये फैराडे लॉ में प्रोवाइड करता है। दिस ई इंड्यूस्ड इज गिवन बाय फैराडेज लॉ। ठीक है, दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको इंड्यूस्ड क्यों बोला, क्योंकि फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, इसलिए इसे बोला गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। और मान लीजिए इस कॉइल का रेजिस्टेंस आर था, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ कि करंट कितना इसमें प्रोड्यूस हुआ होगा, आई इंड्यूस्ड इज गिवन बाय ई इंड्यूस्ड बाय रेजिस्टेंस। ये तो आप सीधा सीधा पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, तो दिस इज द मेथड बाय हम करंट निकाल सकते हैं कि कितना करंट इसमें प्रोड्यूस हो रहा है। तो करंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट जनरली हमारे लिए ई रहता है। ई इंड्यूस्ड आपसे जनरली पूछा जाता है। तो ये ई इंड्यूस्ड है कितना, ये फैराडे लॉ कहता है कि दिस ई इंड्यूस्ड इज गिवन बाय माइनस डी फाई बाय डी टी, गिवन बाय माइनस डी फाई बाय डी टी। व्हाट इज फाई, फाई इज फ्लक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो माइनस क्यों आ रहा है, माइनस लेंस लो वाला सिचुएशन है। माइनस इज जिस डायरेक्शन में फ्लक्स का चेंज हो रहा है उस चेंज को अपोज करने के लिए एक नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा रखा है। पर हम डायरेक्शन हमेशा लेंस लॉ से देख सकते हैं, तो यहाँ से बस अपन बात करेंगे सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की। ठीक है, दिस माइनस इंडिकेट्स लेंस लॉ, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर बात कर रहे हैं तो आ जाएगा डी फाइव बाई डी टी, एंड दिस इज फैराडेज लॉ। ठीक है बात। तो फैराडे लॉ क्या कहता है, इंड्यूस्ड इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर अपने पास मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के सेंस में है, अपने पास टाइम के फंक्शन में है, उसको डिफरेंशिएट करके डी फाइव बाई डी टी निकाल सकते हैं, और वहां से इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मोटिव रहेगा वो क्या रहेगा, फाई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट करना। फाई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया तो उसके बाद आप इंड्यूस्ड ईएमएफ इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम ईएमआई भी की वजह से पढ़ा, तो हम कह सकते हैं ऐसा कि ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड अ कंडक्टर,
रिलेटिव मोशन क्यों बोला हमने मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर का? यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, या ऐसा भी हो सकता था कि कंडक्टर यहाँ से मूव होता मैग्नेटिक फील्ड से बाहर या अंदर होता, या एंगल चेंज करता। ये सारी बातें हम लास्ट टाइम कर चुके हैं। तो due to this relative motion between a magnetic field and a conductor, if magnetic lines are cut or total magnetic flux changes through a coil, an EMF is induced in the conductor. This phenomena is called EMI, electromagnetic induction. ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं इस पे जल्दी से। पहला आपको क्वेश्चन ऐसा दे रखा है बहुत आसान सा कि एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा बाहर की तरफ आता हुआ, एक मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है इस तरीके से। यहाँ पे एक कॉइल रखी हुई है ऑफ रेडियस आर। बोला गया कि दिस मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिंग एज बी नॉट टी स्क्वायर, और इस कॉइल के लिए जो आपको रेजिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है आर ओम। पूछा गया फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ई इंड्यूस्ड एंड आई इंड्यूस्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये आपसे पूछा गया। तो क्या करना चाहिए? इंड्यूस्ड ईएमएफ आप लिख सकते हैं सीधा सीधा डी फाई बाई डी टी। फाई कैसे लिखा जाता है? रिमेंबर, फाई इज फ्लक्स, फ्लक्स लिखा जाता है बी डॉट एस एरिया से। तो बी यहाँ पे आपको दे रखा है बी नॉट टी स्क्वायर, एरिया इसका होगा पाई आर स्क्वायर। और क्योंकि ये एरिया और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो cos 90 इज 1। सॉरी, यहाँ पे बी डॉट एस बात करनी है, तो दोनों पैरेलल हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, एरिया भी बाहर की तरफ है, तो बी और एस दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, cos 0 इज 1। आप सीधा सीधा ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास फाई आ गया, डिफरेंशिएट करके हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ दिस कंप्लीट थिंग विच इज बी नॉट पाई आर स्क्वायर टी स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करना है, बी नॉट पाई स्क्वायर ये आ गया कॉमन, बाहर की तरफ कांस्टेंट आ गया, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2t। तो दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आपको चाहिए था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और अगर आपको आई इंड्यूस्ड भी चाहिए तो आई इंड्यूस्ड भी लिखा जा सकता है E induced by resistance, which is B naught pi R square into 2t divided by R. This will be the induced current. इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन लेंस लॉ से दे सकते हैं। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे B इंक्रीज होने वाला है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जैसे B इंक्रीज होगा बाहर की तरफ तो करंट ऐसा फ्लो होना चाहिए कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आवे वो अंदर की तरफ आवे। तो कैसा आना चाहिए? यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो क्लॉकवाइज करंट जब आएगा तो हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की वजह से आएगा वो अंदर की तरफ होगा, तो ये जो चेंज हो रहा है वो उसको अपोज कर पाएगा। ठीक है, ऐसे सिमिलर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा अंदर की तरफ, और वही एक सर्कुलर कॉइल आपको यहाँ दे रखी है जिसकी रेडियस है आर, इसका रेजिस्टेंस है आर ओम। ये सारी चीजें सिमिलर आपको गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ दे रखा है बी नॉट टी क्यूब, ऐसा आपको दे रखा है। पूछा गया चार्ज फ्लोन इन द लूप इन टी नॉट टाइम, ये आपका क्वेश्चन है। चार्ज फ्लोन इन द लूप इन टी नॉट टाइम, कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा इस लूप में इस टी नॉट टाइम के अंदर, ये आपका क्वेश्चन है। तो चार्ज को कैसे रिलेट करते थे? रिमेंबर, चार्ज और टाइम को कैसे रिलेट करते थे? करंट से, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो एक बार अगर करंट मिल गया तो करंट से मैं डी क्यू इक्वल टू इंटीग्रल आई डी टी करके चार्ज निकाल सकता हूँ। तो वही करना है अपने को जल्दी से। देखिए क्या बनता है आंसर। फाई अपने को पता है, फाई इसका आएगा बी नॉट टी क्यूब, ये तो हो गया बी इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ भी एंगल की कोई दिक्कत नहीं है, एंगल 0 है ए और बी में, या 180 ले लीजिए तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फाई लिखा जा सकता है। फाई आ गया, अपने को ई इंड्यूस चाहिए, ई इंड्यूस्ड इज डी फाई बाई डी टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए बी नॉट पाई आर स्क्वायर, ये तो हो गया कांस्टेंट, टी क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होता है 3t स्क्वायर, ये आ गया।
यहाँ से आप अगर करंट निकालना चाहते हैं आई इंड्यूस, तो वो आ जाएगा आपके पास ई इंड्यूस्ड बाय रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा बी नॉट बाई आर स्क्वायर बाई आर 3t²। ठीक है बात। तो अपने को क्या चाहिए, दिस आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो यहां से हम लिख सकते हैं डी क्यू इक्वल टू इंटीग्रल आई डी टी। ठीक है, बस आई आपको पता ही है, इसको इंटीग्रेट करना है हमें, तो डी क्यू या क्यू लिख लेते हैं सीधा सीधा। क्यू फ्लोन जो आएगा वो आएगा इंटीग्रल आई इंड्यूस्ड इज 3 b0 पाई आर स्क्वायर बाई आर इंटू t² dt। कहाँ से कहाँ तक, 0 से t नॉट तक, क्योंकि आपको पूछा गया कि t नॉट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ। देखते हैं आंसर कितना आता है। q आएगा आपके पास 3 b0 पाई आर स्क्वायर बाई आर, ये सब तो बाहर आ गया, कांस्टेंट टर्म्स है। टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है t³ बाई 3, और जब आप लिमिट पुट करेंगे तो आएगा t0³ बाई 3। तो 3 से 3 कैंसिल, फाइनल आंसर जो आपको मिलता है वो मिलता है b0 पाई आर स्क्वायर t0³ बाई r। दिस इज द चार्ज फ्लोन इन t0 टाइम। क्लियर है बात। तो करने का, क्वेश्चन करने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए, इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके लिए एक जनरलाइज फॉर्म भी अपन बनाते हैं कि इस टाइप का अगर चार्ज फ्लोन वाले क्वेश्चन आते हैं तो एक सीधा सीधा क्या इसका आंसर लिखा जा सकता है। यस, कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपने क्या किया, पहले आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए डिफरेंशिएट किया, ठीक है, फिर आपने चार्ज निकालने के लिए इंटीग्रेट किया, तो काम डबल बार कर रहे हैं आप, पहले टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो जबरदस्ती अपन इसको खींच रहे हैं क्वेश्चन को। तो इसका एक दूसरा तरीका भी है जो आप ध्यान रखेंगे, इस पे कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तरीका क्या है कि अपन लिखा E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ठीक है, और अगर एवरेज निकालना है अपने को, इंड्यूस्ड ईएमएफ एवरेज कितना आया, तो मैं उसको लिख सकता हूँ डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एवरेज ईएमएफ इतना प्रोड्यूस हुआ होगा, तो चेंज इन फ्लक्स बाय टोटल टाइम, ऐसा लिखा जा सकता है। अब फाई इनिशियल अगर जीरो है, क्योंकि टाइम जीरो पे इनिशियल फ्लक्स जीरो था, और फाइनल फ्लक्स अगर देखा जाए तो लिखा जाएगा b0 t³ या t0³ बाई r²। ठीक है, आपको क्या दे रखा था, b आपको दे रखा था b0 t², सॉरी t³, और आपसे पूछा गया है t0 टाइम पे, तो t0 टाइम पे अगर इसको b देखा जाए तो हो जाएगा b0 t0³ इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आपका आएगा फ्लक्स। तो अपने को चेंज इन फ्लक्स पता है यहाँ से, तो चेंज इन फ्लक्स आ गया, यहाँ से अपन ई एवरेज लिख सकते हैं, चेंज इन फ्लक्स विच इज b0 t0³ इंटू पाई आर स्क्वायर बाई डेल्टा टी इज टी नॉट टाइम में आपका बात हो रही है, तो यहाँ से आपको मिला ई एवरेज इक्वल टू b0 t0² बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को ये भी पता है कि जो आई एवरेज होता है वो होता है q बाई डेल्टा टी, कितने टाइम, कितना चार्ज कितनी देर में फ्लो हुआ, तो यहाँ से अपन q को लिख सकते हैं आई एवरेज इंटू डेल्टा टी, या q को लिखा जा सकता है ऐसा, आई एवरेज इज नथिंग बट ई एवरेज बाय आर इंटू डेल्टा टी, और यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो दिस ई एवरेज इंटू डेल्टा टी इज नथिंग बट, यहाँ से ई एवरेज इंटू डेल्टा टी इज नथिंग बट डेल्टा फाई, तो सीधा से लिखा जा सकता है q इक्वल टू डेल्टा फाई बाई आर। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन देखें तो सीधा सीधा अपने को आंसर मिलता है, अपने को ये ई एवरेज निकालने की भी जरूरत नहीं है, हम सीधा इस डेल्टा फाई से ही अपना आंसर बता सकते हैं। डेल्टा फाई इज गिवन बाय b0 t0³ पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ये आपका फाइनल आंसर आएगा फॉर द चार्ज फ्लो। तो क्या यही आंसर आपको वहां भी मिला था, b0 t0³ पाई आर स्क्वायर बाई आर, यही आंसर आपको यहाँ से भी है यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ध्यान रखेंगे जब भी आपसे चार्ज फ्लो के बारे में पूछा जाएगा, आप सीधा सीधा चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस करेंगे ये फॉर्मूला यूज करके।
नीट में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे भी याद रखेंगे एज इट इज, कि जब भी आपसे फैराडेज लॉ या लेंज लॉ के हिसाब से चेंज इन या सॉरी चार्ज फ्लो पूछा जाए, तो चार्ज फ्लो आप सीधा सीधा यूज करेंगे डेल्टा फाई बाई आर के बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया कि एक वही लूप है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इस बार बाहर की तरफ है ऐसा, और बोला गया कि इस लूप को आप रोटेट कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक, एक्सिस जो है इसका डायमेट्रिकल एक्सिस है, और इस तरीके से आप इसे रोटेट कर रहे हैं। वे इसका रेडियस आपको आर दे रखी है, इसका रेजिस्टेंस आपको आर ओम दे रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट है विच इज बी नॉट। पूछा गया आपसे फाइंड करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड आई इंड्यूस्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्या किया जाए भाई, अब यहाँ पे करंट क्यों प्रोड्यूस होगा, क्या चेंज हो रहा है? तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, यहाँ पे एरिया कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे चेंज हो रहा है इन दोनों के बीच का एंगल, बी और ए के बीच का, क्योंकि भाई जब आप इसको घुमाओगे तो ये इस एक्सिस के बाद घूम रहा है, तो पहले इसका एरिया है मान लीजिए इस तरफ, इस डायरेक्शन में इसका एरिया है अभी वेक्टर, तो कुछ देर बाद घूम के एरिया वेक्टर ऐसा हो जाएगा जो कि ओमेगा टी घूमेगा एंगल से, या आप इसे ओमेगा से घुमा रहे हो, टी टाइम बाद इसका एरिया वेक्टर ऐसे घूम जाएगा, कुछ देर बाद ये और पीछे चला जाएगा, कुछ देर बाद ये इधर आ जाएगा, इस तरीके से इसका एरिया वेक्टर लगातार घूम रहा है, जो कि बी के साथ एंगल चेंज कर रहा है। तो बी बाहर है, अभी एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ है, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो टी टाइम बाद इसका जो एंगल चेंज होगा वो हो जाएगा ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को बात समझ में आ गई कि भाई एंगल चेंज होने की वजह से यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और फ्लक्स अपन लिख सकते हैं किसी टाइम टी पे, तो फ्लक्स लिखा जाएगा बी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, फाई होता है बी डॉट एस, तो बी डॉट एस यानी बी एस कॉस थीटा, बी हो गया बी नॉट, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, किसी भी टाइम टी पे थीटा हो जाएगा इसका ओमेगा टी, सो कॉस ओमेगा टी, दिस इज द फाई। यहाँ से आपको अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तो अपने को पता आता है डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी करें अगर इसको डिफरेंशिएट, तो क्या आएगा बी नॉट पाई आर स्क्वायर, और कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। अब माइनस में यूज नहीं कर रहा क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करनी है, तो मैं लिखूंगा इसको साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। कितना आया इंड्यूस्ड, या चलो इंड्यूस्ड तो आएगा, यहाँ से अपन आई लिख लेते हैं सीधा सीधा, तो आई इंड्यूस्ड अपन लिखते हैं ई इंड्यूस्ड बाय आर, इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, ये बी नॉट पाई आर स्क्वायर ओमेगा इंटू डिवाइडेड बाय आर साइन ओमेगा टी। ठीक है, और ये जो पूरा एक्सप्रेशन आया इसे आप लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज आई इंड्यूस्ड, और ऐसे जो यहाँ आया था आप इस पूरे एक्सप्रेशन लिख सकते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि ये जो करंट चल रहा है या ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, ये साइन वेव साइनोसोइडल फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है इस तरीके से, और यही हमारा बेसिक है एसी का। तो जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं एसी के बारे में, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, वो बेस यहीं से बनता है कि अगर आप एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक्सिस पे घुमाते हैं तो वो एक साइनोसोइडल ईएमएफ या साइनोसोइडल करंट प्रोड्यूस करता है, और वही करंट एसी कहलाता है। ठीक है, तो बेस यहीं से बनेगा E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी से। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऐसा कि एक करंट कैरिंग वायर है, इनफाइनाइट वायर इस तरीके से, जिसमें करंट जो है वो चेंज हो रहा है, ये जो आई है ये चेंज हो रहा है आई नॉट टी स्क्वायर पे। ओके, करंट की डायरेक्शन बता रखी है, और यहाँ पे एक लूप दे रखा है आपको, ये जो लूप है यहाँ से इसका जो सेंटर है वो ए डिस्टेंस पे है, और इसकी जो रेडियस है वो है आर। आपको ये बोल रखा है कि दिस रेडियस इज मच मच लेस देन ए। ठीक है,
इस लूप का जो करंट आपको रेजिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है आर ओम। पूछा गया आपसे कि बताइए इस लूप में कितना इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस्ड करंट इन द लूप, ये आपका क्वेश्चन है। तो पहली बात, क्यों प्रोड्यूस होगा भाई? इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस लूप पे एक मैग्नेटिक फील्ड लग रहा होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ चेंज होगा क्योंकि करंट चेंज हो रहा है। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और जब फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा और इंड्यूस्ड करंट भी इसमें आएगा। क्लियर है बात? तो हमें पहले फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ वो निकालना है। तो कैसे निकाला जाए? पहले मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। आपको यहाँ एक कंडीशन दे रखी है कि दिस रेडियस इज मच मच लेस देन ए। इसका मतलब ये होता है कि जो लूप है बहुत छोटा है इन साइज कंपेयर टू द डिस्टेंस। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस वजह से इस पूरे लूप में जो बी है वो यूनिफॉर्म रहने वाला है। मैग्नेटिक फील्ड इन द लूप विल बी यूनिफॉर्म। हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। पर हमें तो पता ही है ना ये बात कि जब एक करंट कैरिंग वायर की वजह से आप लिखते हैं तो डी डिस्टेंस पे अगर आप लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड तो लिखते हैं म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, ये आप लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये ए और आर का रिलेशन ऐसा दे रखा है इसलिए हम लूप के हर पॉइंट पे मान सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड सेम है। अगर लूप छोटा नहीं होता कंपैरिजन में तो मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग आता, हमें क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ता। पर यहाँ पे ऐसा दे रखा है तो मान सकते हैं कि फील्ड सब जगह यूनिफॉर्म है, और उसको यूज करके मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ कि फील्ड इन द लूप इज गिवन बाय म्यू नॉट, आई की जगह आ जाएगा आई नॉट टी स्क्वायर बाय 2 पाई, डिस्टेंस इज ए। This will be the magnetic field in the loop at every point. अगर ऐसा है तो फ्लक्स लिखा जा सकता है सीधा सीधा B into area which is equal to mu naught I naught by 2 pi A into pi R square into T square. This will be the flux. और अपने को पता है कि एक बार फ्लक्स मिल गया तो सीधा सीधा करंट लिखा जा सकता है I equal to 1 by R d phi by dt. d phi by dt will give you induced EMF and 1 by R will give you current. तो सीधा सीधा लिखते हैं कितना आएगा आंसर आपके पास। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट आर स्क्वायर, ये तो सारी चीजें कॉमन है, पाई से पाई ऊपर कैंसिल हो चुका है। नीचे आया आपके पास 2a, एक आर आपने डिवाइड किया है वो आ जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t, ये आपने यहाँ लिख लिया। तो जो फाइनल आंसर आपके पास आएगा करंट का वो आ जाएगा म्यू नॉट आई नॉट आर स्क्वायर बाई ए आर इंटू टी। दिस विल बी दी करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इन द लूप। इंड्यूस्ड करंट, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? इंड्यूस्ड करंट की इन द लूप। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा जब भी आपको ये रिलेशन गिवन हो तो आप इसको यूज करेंगे इस तरीके से कि आप उस पूरे फील्ड में या उस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट मान सकते हैं उस पूरे लूप के लिए। ठीक है, अब अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि वही आपको एक करंट दे रखा है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, उसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो वेरी कर रहा है आई नॉट टी के हिसाब से, और इस बार आपको एक स्क्वायर लूप यहाँ पे दिया हुआ है। दिस स्क्वायर लूप इज एट अ डिस्टेंस ऑफ ए, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो एल है, ऐसा आपको गिवन है। चलो लूप स्क्वायर है, स्क्वायर बनाते हैं इसे, इस तरीके का एक स्क्वायर लूप आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब पूछा गया आपसे कि बताइए इस स्क्वायर लूप में कितना इंड्यूस करंट आएगा। ठीक है, आई इंड्यूस्ड इन दी स्क्वायर लूप। तो यहाँ पे आपको ऐसा कोई रिलेशन नहीं दे रखा ए और एल का, तो हमें यहाँ पे हर जगह फील्ड सेम नहीं मान सकते, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अब जब नहीं मान सकते तो क्या करना चाहिए? इंटीग्रेशन करना चाहिए भाई। हमारा आ, जो मोटो है वो क्या है? हमें आई निकालना है। आई कैसे निकालोगे? ई निकाल के। ई कैसे निकालोगे? फाई निकाल के। और फाई कैसे निकालना है? टोटल इस लूप से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो। तो अगर टोटल फ्लक्स निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, किसी एक्स पे जाके एक dx का एलिमेंट ले सकता हूँ। इस dx के एलिमेंट से अगर मैं फ्लक्स निकाल लूँ और उसको इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो ये हम करते हैं
कि d5 में निकलता हूँ यहाँ पे, तो d5 विल बी b इंटू इसका एरिया, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो हमें पता है करंट कैरिंग वायर की वजह से फील्ड होता है म्यू नॉट I by 2 pi x. This will be the magnetic field into area. Area of this strip कितना है, ये लेंथ भी है आपके पास L और वो width है dx, तो ये हो जाएगा L into dx. This will be the d phi here. अब इसको मैं इंटीग्रेट अगर कर दूं कहां से कहां तक, तो x वेरी करेगा शुरू में a से a प्लस एल तक, तो मैं लिमिट लगाऊंगा इसमें इंटीग्रेशन की a से a प्लस एल तक, तो मुझे मिल जाएगा टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, तो फाई इज गिवन बाय कांस्टेंट क्या है, क्या देखो म्यू नॉट इंटू आई नॉट इंटू एल इंटू टी, भी अभी कांस्टेंट है क्योंकि हम जो डिफरेंट इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो टी भी बाहर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 पाई, इंटीग्रेशन में बचा आपके पास डी एक्स बाई एक्स, ए से ए प्लस एल तक। 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln x, जब लिमिट रखेंगे तो ln ऑफ a प्लस एल बाई ए, ये आपको मिलेगा। तो फाइनल आंसर जो आपको मिलता है वो मिलेगा फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट एल इंटू टी बाई 2 पाई ln ऑफ a प्लस एल बाई ए। तो ये आपको मिला अभी तक टोटल फ्लक्स। हमें निकालना है करंट, तो आई इंड्यूस्ड हमें पता है, लिख सकते हैं 1/r डी फाई बाई डी टी, दिस विल बी द आई इंड्यूस्ड। तो कितना आएगा 1/r डी फाई बाई डी टी। इस पूरे फाई को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और यहाँ पे देखिए टाइम का बस एक ही फैक्टर है, दिस, यही एक फैक्टर है, तो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। टी का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो हम सीधा सीधा अपना आंसर लिख सकते हैं यहाँ से म्यू नॉट आई नॉट एल बाई 2 पाई आर, जो आपने रेजिस्टेंस डिवाइड किया वो ln ऑफ a प्लस एल बाई ए। ये आपका फाइनल आंसर आएगा फॉर द करंट, और ये करंट यहाँ पे कांस्टेंट चल रहा है, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा। ठीक है बात। तो इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं जब आपको वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी हो। नॉट द पॉइंट। ठीक है, चलिए अब एक बार आपसे जेई में क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि भाई एक रीजन है यहाँ पे जिसके इस तरफ पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर लूप रखा हुआ है, ऐसा एक सेमी सर्कुलर लूप ऐसा है जो यहाँ पे हिंज्ड है। ठीक है, इस पॉइंट पे वो हिंज्ड है, और इसका बॉडी घूम सकता है, तो घूम सकता है और ये ओमेगा से ऐसा घूम रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक, पूछा गया आपसे ड्रॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ इसके लिए। ठीक, और इसको स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग है t इक्वल टू 0, जो भी पोजीशन है वो t इक्वल टू 0 पे दे रखी है, रोटेशन इसका स्टार्ट हो रहा है t इक्वल टू 0 पे, ऐसा आपको दे रखा है। और ये क्या है, सेमी सर्कुलर हिंज, सेमी सर्कुलर रिंग है जो हिंज्ड है एट सेंटर, इसके अपने सेंटर पे ये हिंज्ड है और इस तरीके से रोटेट कर सकती है। इसके लिए आपको ईटी ग्राफ पूछा गया, तो ईटी ग्राफ सीधा सा हिसाब है कि अगर मैं फ्लक्स और टाइम का रिलेशन निकाल लूं तो मैं वहां से ईटी रिलेशन भी बता सकता हूं और देन कर्व भी बना सकते हैं। तो फ्लक्स निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, किसी भी टाइम टी पे एक उसका पोजीशन बनाता हूँ, तो किसी भी टाइम टी पे ये जब घूम चुका होगा थोड़ा सा, तो ये आ चुका होगा इस तरीके से, लूप होगा अब ऐसा। ठीक है, जो एक्सिस पहले यहाँ पे थी अब वो एक्सिस यहाँ आ चुकी है, और ये जो एंगल वो घूमा है वो ओमेगा टी से घूमा है। क्लियर है बात यहाँ तक। तो इसका कितना पोर्शन अंदर आया होगा, तो जितना ओमेगा टी ये घुमा है उसी के हिसाब से ये पोर्शन भी इसका अभी फील्ड के अंदर होगा, और जितना पोर्शन फील्ड के अंदर होता है उसी हिसाब से हम फ्लक्स भी लिख पाते हैं। तो ये एरिया कितना लिखा जाएगा, आपको पता है इसका एरिया कितना लिखा जाता है, अगर ये एंगल थीटा है तो रेडियस आर, एरिया कितना होता है, ये एरिया होता है हाफ ऑफ आर स्क्वायर इंटू थीटा। दिस इज द एरिया फॉर अ सेक्शन ऑफ द दिस कर्व। ठीक है, तो यहाँ से एरिया अगर लिखा जाएगा तो इसका एरिया लिखा जाएगा
दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा इज ओमेगा टी। तो आर स्क्वायर ओमेगा टी बाई टू इज द एरिया। एक बार एरिया मिल गया आपको, मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ दे रखा है वो कांस्टेंट है विच इज बी नॉट। तो यहाँ से आप फ्लक्स लिख सकते हैं सीधा सीधा, बी नॉट इंटू आर स्क्वायर ओमेगा टी बाई टू। दिस विल बी द फ्लक्स। और यहाँ से सीधा समझ में आता है हमें कि जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तो डी फाई बाई डी टी करेंगे, टाइम का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन, आएगा आंसर बी नॉट आर स्क्वायर ओमेगा बाई टू। दिस विल बी दी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए अगर ग्राफ बनाया जाएगा तो ग्राफ कैसा बनेगा? एक कांस्टेंट ईएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस होगा फॉर हाफ द साइकिल, जब तक ये पूरा यहाँ से पास ना हो जाता। पास होने के लिए इसको टाइम लगेगा पाई बाई ओमेगा, क्योंकि ये पाई एंगल घूमेगा तो ये पूरा का पूरा अंदर आ चुका होगा। अब नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा? नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये फील्ड से बाहर की तरफ जा रहा होगा। अब ये हो चुका होगा कुछ ऐसा। तो अब इसका जो एरिया अंदर फील्ड में है वो कम हो रहा है, और जब एरिया कम होता है तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से जो पास हो रहा है वो कम हो रहा है। और इस बार इसको अपोज करने के लिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। क्यों? क्योंकि पहले वाला कंडीशन अगर देखें यहाँ पे, तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा था? मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस रिंग से पास हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है समय के साथ। जैसे जैसे ये फील्ड के अंदर आ रहा है, फ्लक्स जो इससे पास होगा वो बढ़ता जाएगा, तो एक डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें आएगा। अब जब ये बाहर की तरफ जा रहा है इससे, तो जो फ्लक्स इससे पास हो रहा है वो लगातार कम होता जा रहा है। इस बार जो चेंज है वो अपोजिट है। तो चेंज अपोजिट है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो इस बार जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो आएगा ऐसा। तो हर एक हाफ साइकिल के बाद इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरीके से चलेगा। क्लियर बात? तो ये पाई बाई ओमेगा, टू पाई बाई ओमेगा, थ्री पाई बाई ओमेगा, ऐसा हर पाई एंगल घूमने पे इसमें वेरिएशन आने शुरू हो जाएंगे। तो ये आपका टाइम के साथ ग्राफ बनेगा ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर बात? अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए, जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आर्काइव क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब हम बात करेंगे मोशनल ईएमएफ की और आगे के टॉपिक्स की। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिएगा।